हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच के डिफरेंस को, यानी मानव वध और हत्या के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। ये कल्पेबल होमिसाइड डिफाइन किया गया है सेक्शन 299 के अंदर और पनिशेबल है सेक्शन 304 के अंदर, दो पैराग्राफ के अंदर। और ये जो मर्डर है ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 300 के अंदर और पनिशेबल है सेक्शन 302 के अंदर। दोनों ही चीज के अंदर, दोनों ही अपराध के अंदर, दोनों ही ऑफेंस के अंदर एक चीज कॉमन है, वो ये कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की जान ली जा रही है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान ले रहा है, तो दोनों की सजाएं अलग अलग हैं। कल्पेबल होमिसाइड की सजा सेक्शन 304 के अंदर है, जिसके अंदर मैक्सिमम उम्र कैद की सजा है और 10 साल तक की भी सजा है। मर्डर अगर की सजा लगती है, यानी मर्डर अगर प्रूफ हो जाता है, तो उसके अंदर सजा या तो सजाए मौत है या तो उम्र कैद है। तो यानी सजा में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर, और दोनों ही के अंदर यह चीज कॉमन है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान ले रहा है। और यहां पे इस लेक्चर के अंदर जो है हम सिर्फ पूरी कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ दोनों के डिफरेंस के ऊपर ही बात करें। हम दोनों सेक्शन के डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम दोनों के सेक्शन के डिटेल में भी जाएंगे और उसमें डिफरेंस भी अगर हम बताएंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। मेन सेक्शन को आप पढ़ लेंगे, क्योंकि जो इसके दोनों के बीच का जो क्रक्स है ना, एसेंस है, वो इन दोनों के डिफरेंस में ही है। मेन डिफरेंस ही देखा जाता है दोनों के अंदर, और यही पूछा भी जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि किस केस के अंदर इन दोनों के डिफरेंस को बताया गया। तो केस भी बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है। आर वर्सेस गोविंदा का केस है, तो इसके अंदर इन दोनों के डिफरेंस को भी बताया गया था। तो मेन चीज जो है इन दोनों के अंदर डिफरेंस को ही समझना है, क्योंकि दोनों ही के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान ले रहा है। दोनों ही के अंदर प्राइवेट डिफेंस में नहीं ले रहा है। वो जो हम लोगों ने कवर किया था चैप्टर 4 के अंदर, उसके अंदर तो प्राइवेट डिफेंस के अंदर लेता है कि अपने बचाव में जान ले रहा है। यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस में नहीं ले रहा है, जान ले रहा है दूसरे व्यक्ति की, लेकिन एक अलग सेक्शन में पनिशेबल है, दूसरा अलग सेक्शन में पनिशेबल। लेकिन अब यहां पे एक सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान ले रहा है, तो क्यों अलग अलग धाराओं में पनिशेबल है, और क्यों कुछ जान लेने में कम सजा है, कुछ जान लेने में ज्यादा सजा? ऐसा क्यों? सबकी जान बराबर है। किसी को आप सजाए मौत दिए दे रहे हैं जान लेने के लिए सेक्शन 302 के अंदर, और किसी को 10 साल से कम ही सजा दिए दे रहे हैं आप सेक्शन 304 के अंदर। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? तो थोड़ा सा हम लोग इसके फिलोसफिकल बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। ये दोनों के अंदर डिफरेंस देखो मेन इस वजह से रखा गया है, क्योंकि जो लॉ के जिन्होंने इस सेक्शन को फ्रेम किया है, उनका ये मानना है कि सजा जो होती है वो डिपेंड करती है कि इंसान ने जो किसी की जान लिया है वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, या वो उसने किसी गुस्से में आके या सडन प्रोवोकेशन से लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मान लीजिए कोई आदमी कुछ बोलता है, आप अपने ऑफिस में है या स्कूल में, कोई आदमी कुछ बोलता है, कोई ऐसी चीजें बोलता है जो आपकी मान मर्यादा को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा देती है, और आप गुस्से में कोई चीज उठा के उसको मार देते हैं। आपका ये एक्शन दूसरा होगा उस एक्शन से कि जिस वक्त आप पूरे तरीके से कूल माइंड बैठे हुए हैं, कूल माइंडेड बैठे हुए हैं, एकदम नॉर्मल टाइम से बैठे हुए हैं, आप मतलब एक अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, आप गुस्से में नहीं है उस वक्त, और फिर आपको वही आदमी दिखता है, उसकी वो ये बात याद आ जाती है कि इसने एक बार हमें ऐसा बोला था, फिर आप उठा के उसको कोई पत्थर घसीट के मार देते हैं। आपका ये एक्शन और वो एक्शन दोनों में फर्क है। जो एक्शन आपने बाद में लिया, यानी जब आप कूल माइंडेड बैठे हुए थे, उसकी शक्ल देख के आपको उसकी 1 साल पुरानी बात याद आ गई और आपने पत्थर घसीट को मारा, आपकी ये जो एक्शन था ये ज्यादा सीरियस नेचर का है, क्योंकि इस वक्त आप गुस्से में नहीं थे, आप कूल माइंडेड थे, आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते थे। उस केस के अंदर तो आप सडनली प्रोवोक्ड हो गए उसकी ऐसी बात कहने पे, हो सकता है आपको इतना ज्यादा गुस्सा आ गया आप कंट्रोल नहीं कर पाए। तो दोनों एक्शन में फर्क है, दोनों एक्शन को हम लोग सेम नहीं कह सकते हैं। जैसे ये ऐसे भी हो सकता है, इसका ऐसा केस भी हो सकता है कि जैसा कोई एक व्यक्ति है, उसका कोई छोटा सा बच्चा है, अब उसके छोटे बच्चे को कोई थप्पड़ मारे, उसको ढकेल दे, उसको बहुत चोट पहुंचाने की कोशिश करे। अब उसका जो बाप होगा उसको गुस्सा आ जाएगा, सडनली प्रोवोक्ड हो गया देख के कि मेरे बच्चे को इतनी बड़ी तरीके से मार रहा है, इतना छोटा सा बच्चा है, वो एकदम सडनली प्रोवोक्ड हो गया, उसने जाकर उसको मार दिया। उसका ये एक्शन दूसरा है, और ये एक्शन उसका दूसरा होगा कि उसके बच्चे को आज मारा और आज उसने माफ कर दिया कि चलो ठीक है अब मत करना मेरे बच्चे के साथ ऐसा, या नहीं भी माफ किया, अब 1 साल 2 साल के बाद वो उसको देखता है, अब उसको याद आता है कि इसने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया था, मारा था, पीटा था, आज वो उसको मार दे। तो दोनों एक्शन में फर्क है काफी। एक एक्शन में वो गुस्से के मारे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने ये हरकत किया, दूसरे केस में क्या कर रहा है कि वो गुस्से में नहीं था, वो तो कूल माइंडेड था उस वक्त वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सोच सकता था। तो अगर वो उस सिचुएशन में उसकी जान लेता है तो वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो जाएगा।
इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसको बांटा गया। जैसे एक केस भी था जिसके अंदर एक व्यक्ति जो है, एक हस्बैंड जो है अपने घर पे आता है लौट के अपने नौकरी करके, तो देखता है अपनी बीवी को अपनी बीवी के बॉयफ्रेंड के साथ, यानी अपनी बीवी के बॉयफ्रेंड को पाता है। इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसको कि अपनी बीवी का जो बॉयफ्रेंड होता है उसको मार देता है। अब उसको मार देता है। अब ये एक तरीके का सडन प्रोवोकेशन था जिसके अंदर वो अपने विल पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सिचुएशन दूसरी हो गई। लेकिन अब सोचिए कि उसी सिचुएशन में वो उसको देखता है, देखने के बाद बातचीत होती, खत्म हो जाता है, मामला चला जाता है। वो अब 1 साल तक ये सेटिंग बैठालते रहते हैं उसकी कि मारना है उसको, मारना है, मारना है। अब 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जुगाड़ बना के उसको मार देते हैं। तो ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो गया। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों को बांटा गया है कि कब कौन व्यक्ति जो है वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर करता है और कब जो है वो मर्डर करता है जो थोड़ा सा, जिसके अंदर थोड़ा सा जो पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी कम होती है मरने की। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए और जिस वक्त उसने किया है उसकी सिचुएशन को देख के इस चीजों को डिवाइड किया गया। तो खैर अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड को समझते हैं, मानव वध को। ये सेक्शन 299 कहता है कि अगर कोई एक व्यक्ति ये आशय करके कि वो दूसरे व्यक्ति की जान लेना चाहता है और उसकी जान ले लेता है तो इसको कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड। वो आशय करके यानी इंटेंशन करके किसी की डेथ कॉज करता है, या उसकी इस चीज की इंटेंशन है कि हमें सामने वाले को इतना नुकसान पहुंचाना है, ऐसी चोट देना है कि जिससे जनरली केसेस में आदमी मर जाता है, यानी जिससे मरने की पॉसिबिलिटी होती है कि एक आदमी मर सकता है, उसका उस एक्ट से एक आदमी मर सकता है, इतनी चोट पहुंचा देना। या इस नॉलेज से कोई कार्य को करना, इस नॉलेज से कोई कार्य को करना कि जिससे ये पॉसिबिलिटी हो कि सामने वाला मर जाएगा, ये पॉसिबिलिटी हो कि सामने वाला मर जाएगा। तो हम लोगों को सेक्शन 299 के अंदर तीन चीजें मिली। एक क्या मिली कि उसको इंटेंशन है, वो इंटेंशन से कोई ऐसा कार्य कर रहा है, ये आशय करके किसी की जान ले रहा है, कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसमें सामने वाले की जान ले रहा है। वो एक जगह पे वो इंटेंशन कर रहा है, आशय कर रहा है। दूसरे केस में वो किसी को चोट पहुंचाने की आशय कर रहा है, यानी किसी को चोट पहुंचाने की, नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन कर रहा है कि हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे। अब वो नुकसान पहुंचाना जो है जनरली केसेस में ऐसा होता है, उसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि आदमी मर जाता है, वो इस तरह की कोई इंजरी पहुंचाता है। और तीसरा केस में उसकी नॉलेज के अंदर यह है कि जो उसका कार्य है उससे मौत हो सकती है सामने वाले की। तो ये चीज बताया गया है कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299 के अंदर, और ये एक्ट को बताया गया है कि ये कल्पेबल होमिसाइड है। अब ये सेक्शन 299 के अंदर बताया गया। अब इसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं कि मान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कोई बीमारी है, कोई चोट लगी है, कोई रोग है, कोई घाव है। अब कोई दूसरा व्यक्ति उसके उसी रोग या घाव वाली जगह पे कोई वार कर दे जिसके वजह से उसको डेथ जो है एक्सेलरेट हो जाए, यानी जिसकी वजह से उसकी डेथ जो है बहुत जल्दी आ जाए, तो ये माना जाएगा कि उसने उसकी डेथ कॉज करी। ये नहीं कहा जाएगा कि उसने तो खाली उसको मारा था उसके जख्म के ऊपर, उसने जान थोड़ी नहीं ली, क्योंकि वो देख रहा है कि वो आदमी बीमार है, वो इन्फर्म है, उसको कोई चोट लगी हुई है। या कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति को इंजरी पहुंचाए जिसके वजह से उसकी डेथ हो जाए बाद में, तो यह माना जाएगा कि उसने डेथ करी। मतलब जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में हमने बताया कि उसने उसकी जान लिया, यह नहीं कहा जाएगा कि उसने उसको खाली चोट ही पहुंचाया। या जो तीसरा एक्सप्लेनेशन है वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मां के पेट के अंदर है और उस बच्चे को मार दिया जाए, अनबॉर्न को मार दिया जाए, तो उसको कल्पेबल होमिसाइड नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर उस बच्चे का कोई भी पार्ट बाहर आ जाता है, कोई भी पार्ट बॉडी का, भले उसने सांस लिया हो या ना लिया हो, तो अगर उसके बाद उसकी डेथ कॉज करी जाती है तो ये कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। तो सेक्शन 299 के अंदर इतना है। तो हमें इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हमने तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेक्शन 299 के अंदर है जिन पे हमें चर्चा किया है, तो इस चीज को अपने दिमाग में सबसे पहले थोड़ा सा बसा लीजिए, तो आगे का जो सेक्शन 300 है उससे इसको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी से हमारे समझ में आ जाएगा। 299 के अंदर क्या बताया कि नियत करता है, इंटेंशन करता है किसी की जान लेने की, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंटेंशन करता है इस चीज की कि किसी को वो ऐसा बॉडीली इंजरी दे दे जो जनरली केसेस में जिससे पॉसिबिलिटी होती है कि आदमी मर जाता है, किसी को इतनी बॉडीली इंजरी देने के लिए। तीसरे केस में इस नॉलेज से किसी कार्य को करता है कि जिससे सामने वाले की जान जा सकती है, लाइक्लीहुड है जान जाने का। तो तीन चीज, इंटेंशन ऑफ इंजरी और नॉलेज, ये तीन चीज धारा 299 के अंदर बताया गया। अब हम लोग धारा 300 देखते हैं, सेक्शन 300। अब सेक्शन 300 शुरुआती में कह रहा है कि उन केसेस को छोड़ के जो धारा 300 के अंदर एक्सेप्शन है, कल्पेबल होमिसाइड जो है वो ही मर्डर है।
यानी कल्पेबल होमिसाइड जो है इसके अंदर मर्डर है, सिर्फ इनको छोड़ के जो इसके अंदर एक्सेप्शन दिए गए हैं। यानी 299 के अंदर तो बता दिया गया कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है, लेकिन सेक्शन 300 के अंदर थोड़ा सा जो चीजें 299 के अंदर बताई गई हैं, थोड़ा सा चीजें उसके अंदर बढ़ा दी गई हैं। उन चीजों के बढ़ने के वजह से जो कार्य कल्पेबल होमिसाइड था, अगर वो इस मर्डर की डिफिनेशन में फिट हो जाता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड से कन्वर्ट होकर मर्डर में चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 300 का अगर हम लोग सेकेंड वाला पॉइंट पढ़ेंगे, सेकेंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है, इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी। हम लोगों ने उसके अंदर भी पढ़ा है 299 के अंदर दूसरा वाला पॉइंट था कि अगर वो इस नियत से किसी को ऐसी बॉडीली इंजरी देता है जिससे सामने वाले की जान जा सकती है। तो अब इसके अंदर क्या कह रहा है कि सामने वाले की जान जा सकती है, ऐसी बॉडीली इंजरी देता है, और उस चीज की नॉलेज जो है ऑफेंडर को है, ये 299 के अंदर नहीं बताया गया। यानी अगर ऑफेंडर को नॉलेज नहीं थी और उसने बॉडीली इंजरी दी है उसको, तो वो सेक्शन 299 के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर वही कार्य करने पे उसको नॉलेज थी कि जो वो कार्य कर रहा है उससे सामने वाले की जान चली जा सकती है, तो ये कन्वर्ट होके मर्डर में बदल जाएगा। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पहले एग्जाम्पल के जरिए से पहले हम लोग इसका फर्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। सेक्शन 300 जो शुरू हो रहा है वो उसने पहले ही शुरुआत में ये कह दिया कि इन केसेस को छोड़ के जो सेक्शन 300 के अंदर एक्सेप्शन है उनको छोड़ दिया जाए, तो जो कल्पेबल होमिसाइड है अगर वो इस सेक्शन 300 के अंदर आ जाता है, यानी सेक्शन 300 की कही हुई बात उससे जुड़ जाती है, तो वो ऑटोमेटिक जो है मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका पहला पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई भी एक्ट, कोई भी कार्य किया गया है इस आशय से कि वो सामने वाले की जान लेना चाहता है, मतलब इंटेंशन से किया गया है सामने वाले की जान लेने के लिए, तो वो हर केस में मर्डर ही रहेगा। यानी अगर कल्पेबल होमिसाइड भी किया है, अगर उसके अंदर इंटेंशन कर लिया सामने वाले की जान में, तो वो हमेशा मर्डर ही रहेगा, अनलेस वो इंटेंशन जो है इसके किसी एक्सेप्शन में ना आ जाए। वो हम लोग अभी बाद में चर्चा करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर सामने वाले की जान लेने के लिए किसी व्यक्ति ने इंटेंशन बना लिया है, नियत बना लिया है, और उसके बाद अगर वो जान लेता है, तो वो हर केस में मर्डर ही होगा और वो 302 के अंदर ही जाएगा, 304 में नहीं जाएगा। भले ही सेक्शन 299 के अंदर भी इंटेंशन की बात कही गई है कि इंटेंशन करके जान लेता है। वो क्यों कही गई है? क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शन भी बता दिया गया है ना, इसलिए कही गई है कि हो सकता है कि इंटेंशन उसने गुस्से के मारे लिया हो, सडन प्रोवोकेशन में ले लिया हो, इसलिए वहां पे इंटेंशन की बात करी गई है। लेकिन जनरल केस में अगर सडन प्रोवोकेशन नहीं है, तो अगर इंटेंशन किया है तो वो मर्डर ही होगा, वो हत्या ही होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है, इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू हुम द हार्म इज कॉज्ड। अब उसके अंदर सेक्शन 299 का सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि वो इस इंटेंशन से किसी को बॉडली इंजरी दे जिससे कि सामने वाली की डेथ हो सकती है, बस इतना कह रहा है। लेकिन 300 के अंदर इतना कहने के साथ साथ इसके अंदर एक चीज और पॉइंट जोड़ दे रहा है कि जो ऑफेंडर है, जो अपराधी है, उसको ये नॉलेज भी है कि उसके इस कार्य से सामने वाले की जान जा सकती है। तो इसके अंदर मामला और सीरियस हो गया। क्यों सीरियस हो गया? अब इसको हम एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एक व्यक्ति जो है बैट उठाता है, बैट उठा के किसी दूसरे व्यक्ति के सर पे मारता है, सर पे बहुत कस के मारता है। अब यहां पे जब वो सर पे मारता है कस के, तो हम लोग कहेंगे कि यहां पे लाइक्लीहुड है कि सामने वाले की जान जा सकती है, जिसके सर पे उसने बैट से वार किया है। ठीक है, सामने वाले की जान जा सकती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति जो बैट से सामने वाले के सर पे मार रहा है, उसको पता हो कि सामने वाले के सर का ऑपरेशन हुआ है, अभी सर का ऑपरेशन हुआ था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, सर फट चुका था, और उसके बाद सर पे टाके लगे हुए हैं, अभी कुछ ही टाइम पहले उसका ऑपरेशन हुआ है, वो आज ही हॉस्पिटल से बाहर आ रहा है, तो जानबूझ के इसने उसके सर ही पे मारा। तो यहां पे ऑफेंडर को पता है कि उसके मारने पे उसकी जान जा सकती है, तो यहां पे मामला ज्यादा सीरियस हो गया। तो अब वही कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति की, अपराधी की नॉलेज के ऊपर। यानी अपराधी को पता है कि उसके इस कार्य करने से, उसके ये कार्य करने से जो है उसकी जान जा सकती है सामने वाले की। ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट कह रहा है, इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज एनी पर्सन एंड द बॉडली इंजरी
intended to be implied is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. अब तीसरे पॉइंट को इसके धारा 399 के तीसरे पॉइंट को हम लोग धारा 299 के दूसरे पॉइंट से ही कंपेयर करेंगे। तो अब यह कह रहा है कि अगर कोई बॉडीली इंजरी इस तरह की दी गई, इस तरह की बॉडीली इंजरी दी गई जो ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर सफिशिएंट है कि सामने वाले की जान चली जाए। अब इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, जनरली जो डिफरेंस किया जाता है किसी को यह चेक करने के लिए कि उसने कल्पेबल होमिसाइड किया है कि मर्डर किया है, तो इन्हीं पॉइंटों को देखा जाता है, इन्हीं पॉइंटों को देख के ही डिफरेंशिएट किया जाता है कि उसने क्या किया है कल्पेबल होमिसाइड। अब जैसे एक केस के अंदर खास करके वर्डिंग से समझ में आ रहा होगा, एक केस में एक व्यक्ति को यह इंटेंशन से किसी के बॉडी को नुकसान पहुंचाता है कि उसकी जान जा सकती है, पर दूसरा केस ये है वो मर्डर तब बन जाएगा अगर जो व्यक्ति सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहा है वो नुकसान पहुंचाना जनरल केसेस के अंदर सफिशिएंट है कि सामने वाले की जान चली जाए, तो वो मर्डर बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी एक व्यक्ति को सामने वाला जो है गाड़ी से टक्कर मारे, कस के टक्कर मारे, तो यहां पे क्या है, सामने वाले की जान जा सकती है। लेकिन अगर उसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, उसको लिटा के गाड़ी चढ़ा दे, तो यहां पे क्या हो गया कि उसकी जो कार्य है वो जनरल केसेस में सफिशिएंट है कि उसकी जान जा सकती है। पहले वाले में जान जा सकती है, चांसेस है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि चांसेस 60% है। कल्पेबल होमिसाइड के अंदर चांसेस 60% है, क्योंकि लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि लाइक्लीहुड है कि जान जा सकती है। धारा 299 के अंदर इस्तेमाल हुआ है कि उसको जो चोट पहुंचाना है वो जनरल केसेस में लाइक्लीहुड है कि जान जा सकती है। हम लोग कह सकते हैं कि 60% चांस है कि गाड़ी से टक्कर मारा है, जान जा सकती है। धारा 300 के अंदर क्या कह रहा है कि जो कार्य किया गया है वो जनरल केसेस में सफिशिएंट है कि सामने वाले की जान जा सकती है। सफिशिएंट कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि जान जाने ही जाना है, डेथ मस्ट बी कॉज नहीं कह रहा है, जान जाने ही जाना नहीं कह रहा है, लेकिन सफिशिएंट कह रहा है। जैसे गाड़ी लिटाल की गाड़ी चढ़ा दिया उसके ऊपर, हो सकता है कि बॉडी के ऐसे एंगल से गाड़ी गुजरी हो कि उसकी जान ना भी जाए, तो सफिशिएंट तो कहा जाएगा कि हां सफिशिएंट है, जान चली जाए। इसको और भी कई तरीके से देखा जा सकता है, जैसे किस हथियार का इस्तेमाल किया है, वार करने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जो है रोड के बहुत दूर खड़ा हुआ है, उसके ऊपर गोली चलाई जाती है, और एक व्यक्ति है जो हमारे 2 ही फीट 3 ही फीट के दूरी पे खड़ा हुआ है, तो जो 2 और 3 फीट के दूरी पे खड़ा हुआ है, अगर हम उसके तरफ गोली चलाते हैं तो यहां पे सफिशिएंट है कि उसकी जान जा सकती है। लेकिन जो रोड से दूर खड़ा हुआ है, या मान लीजिए हम कह दें कि कम से कम 60 फीट दूरी पे खड़ा हुआ है हमसे, तो वहां पे जान जा सकती है लेकिन पॉसिबिलिटी कम है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, वो मर्डर में चला आएगा। अब इसका 4th पॉइंट देखते हैं। इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, कि जो वो कार्य कर रहा है, जिस नॉलेज, दोनों में ही नॉलेज है, यानी धारा 299 के और सेक्शन 300 के ये 4th पॉइंट के अंदर, दोनों के अंदर ही उसको नॉलेज है कि जो वो कार्य कर रहा है उससे जान जा सकती है। 299 के अंदर जो कार्य वो कर रहा है उससे उसको ये लग रहा है कि जान जा सकती है, लेकिन 300 के अंदर, सेक्शन 300 का जो 4था पॉइंट है, उसके अंदर जो वो कार्य कर रहा है वो बता रहा है कि वो इतना इमिनेंटली डेंजरस है कि वो हर प्रोबेबिलिटी के अंदर उसके अंदर जान चली जाएगी। अब इसको हम लोग कैसे समझें? इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति उसके अंदर 299 के अंदर, जैसे मान लीजिए कि किसी के सर पे बैट से मारता है, अब हम लोग ये कहेंगे कि सामने वाले की जान जा सकती है। लेकिन अब ये मर्डर कब बन जाएगा कि अगर तलवार से किसी को ऐसा घाव दे देता है इतनी ज्यादा कि यहां पे तो कंफर्म लग रहा है कि अब सामने वाला मर जाएगा, इतना बड़ा घाव दे दिया उसको। या फॉर एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे के ऊपर गोली चलाता है जो किसी पब्लिक प्लेस के पास खड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऊपर गोली चला रहा है, जिसके ऊपर वो गोली चला रहा है वो किसी पार्क में या किसी ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जहां पे कुछ लोग खड़े हैं, उसके पास खड़ा हुआ है, उनके बीच में नहीं है। तो अगर उनके पास खड़ा हुआ है, उसके ऊपर गोली चलाई गई, तो यहां पास हम लोग ये कहेंगे कि या कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ या किसी चीज के ऊपर वो गोली चलाता है, वो चीज लोगों के पास खड़ी हुई है, लोगों के पास मौजूद है। तो यहां पास जो हम लोग देखेंगे तो लाइक्लीहुड है मरने वालों का उस भीड़ के अंदर उस केस में कम है जिस केस में वो व्यक्ति उसके करीब है। लेकिन धारा 300 के अंदर अगर उसी भीड़ के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ तब वो गोली चलाता है,
तो यहां पे जो आसपास के लोग हैं उनके मरने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई। अब वो इस केस में जान रहा है कि आसपास कोई खड़ा, उसकी मौत हो सकती है, क्योंकि ये जो उसका कार्य है ये बहुत ज्यादा इमिनेंटली डेंजरस है कि जिसके अंदर सफिशिएंट हो, नॉर्मल केसेस के अंदर ये इनफ हो, हर प्रोबेबिलिटी हो कि किसी की जान जा सकती है, तो सेक्शन 300 लग जाएगा। तो ये हमें लगता है कि हमने कोशिश करी कि धारा 299 और 300 के अंदर फर्क बता सकें। अगर आपने अब इसको फर्क को समझ लिया है कि कब जो है कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाती है, ठीक। अब लेकिन धारा 300 कह रही है कि उस केस के अंदर, जिस केस में कल्पेबल होमिसाइड आपकी मान लीजिए मर्डर बन गई, लेकिन ये उस केस में मर्डर नहीं होगी अगर ये इसके अंदर दिए गए हुए एक्सेप्शन के अंदर चली आती है। सेक्शन 300 के अंदर जो उपवाद दिए गए हैं, जो एक्सेप्शन दिए गए हैं, अगर उसके अंदर जो एक्सेप्शन बता दिया गया है, उपवाद बता दिया गया है, अगर उसका वो कार्य उसके उपवादों के अंदर चला जाता है तो फिर वो मर्डर नहीं होगा। जैसे कुछ तो उदाहरण हम पहले ही बता चुके हैं जो इसके अंदर सेम दिए गए कि कोई कार्य कोई व्यक्ति सडन प्रोवोकेशन से करे, कोई ऐसी बात से उसके अंदर वो इतना ज्यादा प्रोवोक्ड हो जाए, उसके अंदर वो कोई कार्य कर दे, लेकिन वो प्रोवोकेशन जो है उसके जरिए ना शुरू की गई हो, तो ये एक्सेप्शन होगा। अगर ऐसा कोई कार्य करता है सडन प्रोवोकेशन में आके, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में यानी धारा 304 में चला जाएगा, ना कि 302 के अंदर। या इसके अंदर दूसरा एक्सेप्शन है कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर इन द एक्सरसाइज, अगर जैसे जो प्राइवेट डिफेंस के अंदर अधिकार दिया गया है, अब अपने प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के अंदर एक्सीड कर जाता है, मतलब प्राइवेट डिफेंस के अंदर मारता है, मारने में जान ले लेता है, तो भी वो कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। या कोई पब्लिक सर्वेंट जो है, जैसे मान लीजिए पुलिस वाला जो है किसी अपराधी को दौड़ा के पकड़ने की कोशिश करता है, कोई व्यक्ति जो है पुलिस वाला जो है किसी अपराधी को पकड़ने की कोशिश करता है, अब उसके अपराधी के पकड़ने में जो ये है कि अपराधी बंदूक लेके चल रहा है कि पहले उसके पैर पे गोली मारो, सरेंडर करने के लिए बोलो, नहीं सरेंडर करता, पैर पे गोली मारो, लेकिन इससे थोड़ा सा वो एक्सीड करके उसके गोली मार देता है, उसके पीठ पे गोली पड़ जाती है, वो मर जाता है, तो ये एक्ट भी कल्पेबल होमिसाइड में चली जाएगी। अब इसका एक्सेप्शन 4 कह रहा है कि अगर कोई कार्य वो करता है किसी लड़ाई के दौरान, सडन फाइट के अंदर, बिना कोई प्रीमेडिटेशन के, बिना कोई गणित के पहले प्लानिंग करे हुए सडन फाइट के अंदर करता है, लड़ाई झगड़े के अंदर करता है, तो वो भी कल्पेबल होमिसाइड में चली जाएगी। या एक्सेप्शन 5 कह रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड बीइंग अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कोई व्यक्ति अपने मरने की कंसेंट दे दे, सफर्स डेथ और टेक्स द रिस्क ऑफ डेथ, जिसके अंदर डेथ हो या डेथ का रिस्क हो, तो वो भी कल्पेबल होमिसाइड चली जाएगी। अब इसके अंदर एक पॉइंट और भी थोड़ा सा समझने का है कि जो इसके अंदर एक्सेप्शन 4 है और एक्सेप्शन 1 है, इसके अंदर कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 4 में डिफरेंस क्या है। इसका जो एक्सेप्शन 1 है वो कह रहा है कि कोई चीज के वजह से सडन प्रोवोकेशन हो, कोई ऐसी बात कह दी गई हो जिससे सडनली प्रोवोक्ड होकर वो कार्य कर देता है, जिसमें जान ले लेता है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में चली जाएगी। एक्सेप्शन 4 कह रहा है कि लड़ाई झगड़े के दौरान बिना किसी प्रीमेडिटेशन के अंदर कोई कार्य कर देता है जिसके अंदर जान चली जाती है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। जो एक्सेप्शन फर्स्ट है वो सडन प्रोवोकेशन की बात कर रहा है, उसके अंदर लड़ाई झगड़ा होना जरूरी नहीं है। सडन प्रोवोकेशन का मतलब कि मान लीजिए जैसे KM नानावती के केस में हुआ था कि एक व्यक्ति ने अपनी बीवी के बॉयफ्रेंड कहेंगे कि पैरामोर कहेंगे उसको देख के उतना ज्यादा सडनली प्रोवोक्ड हो जाता है कि उसको मार देता है। लेकिन इस केस में एक्सेप्शन 4 के अंदर क्या कर रहा है कि लड़ाई झगड़े के दौरान मैंने एक मारा, उसने मुझे मारा, फिर मैंने उसको मारा, फिर उसने मुझे लाठी से मारा, फिर मैंने उसको पत्थर से मारा, उसी लड़ाई के दौरान वो मार देता है, तो यहां पे उस लड़ाई की बात करी जा रही है, वहां पे सडनली प्रोवोकेशन की बात करी जा रही है। ये पूरी मैंने कोशिश करी है, 23 मिनट की वीडियो बन गई है, मैं खुद बोलते बोलते थक गया, तो मुझे लगता है कि मैंने कोशिश करी कवर करने के लिए सही से, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं सही से कवर नहीं कर पाया। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा इसमें ध्यान से समझेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो बताया गया है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा और मैं डिटेल में जाऊंगा ना तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो उतनी लंबी बनाने में आप भी बोर हो जाएंगे देखते देखते, और मैं भी बोर हो जाऊंगा बताते बताते, थक भी जाऊंगा मैं बताते बताते, मैं अभी से एकदम थकान ऐसा महसूस करने लगा हूं बताते बताते। तो ये कोशिश करिए कि मैंने इसको कंप्लीट कर लूं, धारा 299 को 300 को। देखिए इसको बताइए क्या है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।